Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So in this lecture we'll discuss some important MCQs based on your current affairs, right? So let's start with the question number 1. It talks about windfall tax. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं आपके स्टार्टिंग में कुछ। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि न्यूज़ में अभी ये था विंडफॉल टैक्स, बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया। तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में या दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट सेज इट इज़ लेविड एज अ सेस। सेस क्या होता है? एक एडिशनल टैक्स होता है, ठीक है। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये ये लगाया जाता है एज अ सेस अंडर द सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। इट इज़ रिवाइज्ड इन एवरी 6 months. The windfall tax on petrol is 0. How many of the statements given above are correct? कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट समझ में आई कि ये एक प्रकार का सेस है। दूसरी, ये हर 6 महीने में रिवाइज होती है। तीसरी स्टेटमेंट, ये पेट्रोल पे 0 है, ठीक है। तो आंसर क्लिक करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ये होता क्या है बेसिकली। देखो, सरकार ने अभी ये न्यूज़ में क्यों था, सरकार ने डिसीजन लिया है। सरकार ने डोमेस्टिकली जो क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश के अंदर, वी ऑल नो कि वी डिपेंड लार्जली ऑन इम्पोर्ट ऑफ दिस क्रूड ऑयल ऑन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे भारत में भी क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस होगा उस पर लगने वाला जो टैक्स है, विंडफॉल टैक्स है, वो रिड्यूस किया गया है टू बूस्ट और टू इनकरेज द डोमेस्टिकली द इन्हांसमेंट ऑफ डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रूड ऑयल, ठीक है। अगर देश के अंदर कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है या कोई क्रूड ऑयल या एनर्जी, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट या सेवा सर्विस है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इनकरेज या वो स्पीड में तब होगी जब उस पर लगने वाला टैक्स जो कर है वो कम होगा, ठीक है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 8400 पर टन रिड्यूस किया है फ्रॉम 9600 पर टन, 8400 पर टन फ्रॉम 9600 पर टन, ठीक है। ये जो टैक्स लगता है इट इज़ लेविड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है पहली वो सही होगी, क्योंकि ये एडिशनल टैक्स है। सेस होता क्या है, ये एक एडिशनल टैक्स होता है। जैसे सेस होता है वैसे ही आपका सरचार्ज होता है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। जैसे कि आपकी सैलरी है, पहले इनकम स्लैब रेट है, आपकी सैलरी पे फलाना टैक्स लग गया, ठीक है। आप जिस ब्रैकेट में आते हैं 2.5 लाख तक, पता ही है 2.5 लाख तक छूट है, नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो टैक्स लगता है डेट इज़ इनकम, जो टैक्स है स्लैब है। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये स्लैब रेट हो गया, ये आपका सेस हुआ, ये आपका सरचार्ज हुआ। ये दोनों ही एडिशनल टैक्स है। सरचार्ज और सेस आपकी इनकम पे लगाया जाता है। इनकम आपकी या तो आपकी इंडिविजुअल इनकम है, कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, वो टोटल रेवेन्यू, टोटल जो इनकम है उस पे लगाया जाता है। कंपनी की इनकम पे तो वो कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है, ठीक है। आपकी इनकम पे लगता है तो वो इनकम टैक्स होता है। सेस और सरचार्ज एडिशनल टैक्स होते हैं। सरचार्ज क्या होता है, जब एक आपकी जो इनकम है, किसी भी पर्सन की या किसी कंपनी की इनकम एक लिमिट से ऊपर क्रॉस कर जाती है, सुपर नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, एक्सेस इनकम अगर आप अर्न करते हो तो उस पर लगने वाला एडिशनल टैक्स को सरचार्ज कहते हैं। सरकार इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती है कि जो हम आपका एडिशनल टैक्स लगा रहे हैं वो किस पर्पज़ से लगाएंगे, ये एक डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आता है सेस। सेस भी एक प्रकार का एडिशनल टैक्स है जो सरकार लगाती है किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए। जैसे आपने एजुकेशन सेस सुना होगा, ठीक है। आपने स्वच्छ, ये जो आपका क्लीनिनेस इंडिया आया, स्वच्छ भारत मिशन आया, ठीक है, अभियान चला, तो उसमें भी आपका हेल्थ का सेस है, आपका इन्वायरमेंट सेस है। यानी कि सरकार लगा रही है, जो जनता से पैसा ले रही है, एडिशनल टैक्स ले रही है, जनता के प्रति वो अकाउंटेबल है, ये डिफाइन करने के लिए कि आपसे लिया गया जो सेस था वो हमने जिस मकसद के लिए लिया, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, या फिर आपका क्रूड ऑयल है, वो उसी पे ही खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेस है, बिल्कुल है। जो विंडफॉल टैक्स है वो आपका एक प्रकार का
सेस है एक एडिशनल सेस, एक एडिशनल टैक्स अंडर द सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज सबको पता है क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी सुना होगा। जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसी वक्त आपको एक एक्साइज ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है सरकार को, उसको आपको कहा जाता है एक्साइज, ठीक है। तो उसके अंदर आपका एक सेस लगाया गया है क्रूड ऑयल पे, ठीक है जी। अब ये कब आया था, देखो ये जो साइड है यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इट इज़ लेविड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एट जेट फ्यूल और एटीएफ, ठीक है। जो एविएशन में जो एरोप्लेन है उसमें जो यूज़ होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो सेस है ये आपका डीजल बेचने में, पेट्रोल बेचने पे, जेट बेचने में ये आपका नील है, ज़ीरो है। देखो पेट्रोल किससे बनेगा, आपका कच्चे तेल से बनेगा। हम ज़्यादातर दुनिया से, बाहर के देशों से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, ना कि पेट्रोल, ठीक है। पहले बात ये समझना है, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल बनता है, ठीक है। तो जब हम पेट्रोल, क्रूड ऑयल का हमारे भारत के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वी वुड एबल टू एक्सपोर्ट डीजल, पेट्रोल एंड अदर थिंग्स टू अदर कंट्रीज, ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये मारामारी पूरी एनर्जी की पूरे वर्ल्ड में रहती है। तो उसमें हमारा सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, छूट लगाया है, ताकि उससे हमें इनकम ज़्यादा हो हमारे देश को। द न्यू रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम May 1, ये जो रेट लगाया है सरकार ने अनाउंस किया है वो 1 मई से आपका इफेक्टिव में हो जाएगा, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो है ना आपका विंडफॉल पेट्रोल पे ज़ीरो है, बिल्कुल सही है, आपकी ये स्टेटमेंट सही है। लेविड एज अ सेस, ये भी सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं। देखो ये ना हर 6 महीने में रिवाइज नहीं होता है, ये आपका फोर्टनाइटली रिवाइज होता है, ठीक है। 2 हफ्तों के बीच की जो अवधि होती है, 14 दिन, हर 14 दिन के बाद एज पर वॉचिंग और ऑब्जर्विंग दी वर्ल्ड लेवल प्राइस, वर्ल्ड लेवल पे क्या ऑयल प्राइस चल रहा है उसको ध्यान में रखते हैं ये टैक्स रेट्स जो ये वाले हैं वो चेंज होते रहते हैं। विंडफॉल टैक्स कब आया था, जुलाई 1, 2022, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट समझ में आई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सिर्फ 2 स्टेटमेंट का सही है, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इनकम टैक्स स्लैब मैंने एक एडिशनल स्लाइड पे डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली हमारे भारत में 3 स्लैब्स होती हैं फॉर द ग्रुप ऑफ जो 60 साल से नीचे हैं। दूसरा ग्रुप होता है सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर और 60 और उसके साथ 80। जितने भी लोग 60 ईयर्स ओल्ड हैं या अबव हैं बट लेस देन 80 ईयर्स हैं, दैट ग्रुप इज़ नोन एज सीनियर सिटीजन, उनका भी अलग से है। सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी कि जो 80 साल से ऊपर है, ठीक है। तो इनकम स्लैब में क्या है, 2.5 लाख, मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्या होता है पता होता है बट याद नहीं रहता, तो जस्ट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो कि हमारा इनकम स्लैब रेट क्या है। मैं मानती हूँ स्टूडेंट कमा नहीं रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे वर्किंग है जो तैयारी कर रहे हैं, तो 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख 1 रुपये से लेके अगर 3 लाख तक आपकी इनकम स्लैब आती है पर एनम तो 5% है। 3 लाख 1 रुपये से अगर 5 लाख तक का है तो आपका 5% है। अगेन 5 लाख 1 से 10 लाख तक की है तो 20% है। ये तब है जब आप टैक्स डिडक्शंस ले रहे हैं, सरकार कुछ डिडक्शंस भी देती हैं, छूट देती हैं, जैसे कि आपकी होम लोन्स है, आपका LIC पॉलिसी अगर आपने ली है तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, ठीक है। और 10 लाख से ऊपर है तो आपकी 30%, ठीक है। चलिए, ये आपका तब है जब आप क्लेम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के कंटेक्स्ट में। एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता ही पूछता है, बहुत फेवरेट है एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, पहली स्टेटमेंट है करेक्ट, आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट, करेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट कहता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2010। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। NBA सिस्टम फेल्ड एज इट एक्सक्लूडेड यूरिया, ठीक है। हम भारत में क्या चाहते हैं, हम सरकार क्या चाहती है, फार्मर्स चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, बैलेंस फर्टिलाइजेशन यानी कि केमिकल्स का यूज़ कम करना, ऑर्गेनिक खेती, ठीक है। फर्टिलाइज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है,
खाद जिसे कहते हैं। तो भाई जो हमारे भारत में किसान यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद पे यूज़ होता है यूरिया, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश। तो इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए यूपीए जो है एक सब्सिडी लेकर प्रोग्राम आया था अप्रैल 2010 में, जिसका गोल था बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन करना। हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, ठीक है। जो थर्ड है वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका ये इनिशियली तो गोल हुआ, अचीव हुआ, ठीक है, ये इनिशियली हुआ, लेकिन बाद में जाके ये फेल हो चुका है। यूरिया पे आज भी हम कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडिंग लार्जली ऑन यूरिया, ठीक है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कुछ खास था नहीं, ये स्लाइड्स आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट के ऊपर। ये बहुत ट्रिकी है, बहुत आसान लगता है टॉपिक सुनते ही कि भाई ये तो बहुत आसान है, बट जब इसमें ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं, सो इट माइट the level of the question become increase or high. Micro credit agreements require any sort of collateral. कोलेट्रल क्या होता है? गिरवी रखना। माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटा छोटा उधार, ठीक है, कम पैसों का उधार देना। तो ये क्यों दिया जा रहा है? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, उन्हें तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिन्हें बहुत छोटा कम अमाउंट का उधार चाहिए, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए या उसको इन्हांस या उसको ब्रैकेट में लाने के लिए एक मुहैया निकला, एक इनिशिएटिव निकला टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई आप जितने गरीब लोग हैं या आम आदमी है जो छोटे लेवल पे काम शुरू करना चाहता है, उसको छोटा उधार दिया जाए। तो पहली स्टेटमेंट में जो है कि कोई गिरवी रखना है। अब जो गरीब आदमी है जो काम कर रहा है उसके पास क्या रहेगा? कोई डॉक्यूमेंट्स तो रहेगा नहीं गिरवी रखने को, या कोई एसेट नहीं होगा। तो भाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड, इट यूजुअली टारगेट लो इनकम इंडिविजुअल्स टू हेल्प देम टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आइडिया क्या था? बेसिक आइडिया था सरकार का यह है कि स्मॉल लोन विल गिव पीपल हु नॉर्मली लिव आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो लोगों को लोन तब देती है जब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लोगों के पास कैपेबिलिटी होती है कि उसे चुका पाएंगे, वो श्योरिटी होती है। बट इन द केस ऑफ दिस डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है ना, तो दे आर वेरी इनसिक्योर्ड इन देयर लाइफ। तो उनको बूस्ट, उनका स्टैंडर्ड, उनका लिविंग, उनका जो है उनकी लाइफ को, लाइवलीहुड अच्छे करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, टू बूस्ट, टू इन्हांस द स्कोप ऑफ दिस माइक्रो क्रेडिट इन दी सोसाइटी, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ स्टेटमेंट्स है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट। अब इन तीनों में से आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर यूज्ड बाय द आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। क्वेश्चन को समझना है। लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई को इंक्रीज करना मार्केट में, ठीक है। आरबीआई का बेसिकली रूल क्या है या फंक्शन मेन क्या है? टू कंट्रोल और टू मेंटेन मनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर पैसा ज़्यादा हुआ तो डेट लीड टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट टू मेंटेन मनी सप्लाई। देखो, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो बार्गेनिंग करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करेंगे। और दुकानदार तो कस्टमर को देखकर ही अपना माल बेचता है। अगर 2 रुपये की चीज़ है, उसे दिख गया करोड़पति आ रहा है, वो 2 रुपये की चीज़ को कितना बता देगा? 2000 भी बता सकता है। और पीपल वुड रेडी टू बाय द प्रोडक्ट एट 2000 रुपीज़, क्योंकि जो पैसा वाला है उनके पास हाई मनी सप्लाई है। अब सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उन लोगों का जिनकी ज़रूरत थी, जो 2 रुपये में खरीद सकते थे, बट ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दे अनेबल टू बाय द प्रोडक्ट। तो उनकी डिमांड तो अधूरी रह गई, उनकी ज़रूरतें अधूरी रह गई। और सरकार किसके लिए है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज हु आर डिप्राइव्ड, ऑलरेडी डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी। लार्जली, मैं नहीं कहती कि अमीरों के लिए सरकार नहीं है, बट किसके लिए लड़ना है? गरीबों के लिए। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम
मार्केट में लिक्विडिटी को कभी इन्फ्यूज़ करती है, कभी डिफ्यूज़ करती है, कभी बढ़ा देगी मनी सप्लाई, कभी कम कर देगी। क्योंकि अगर 2 रुपये से बिल्कुल नीचे चला गया, 1 रुपये चला गया, तो दुकानदार को नुकसान है, दुकानदार को नुकसान होगा तो बेरोजगारी आ जाएगी, क्योंकि वो वर्कर्स भी हटा देगा, बिजनेस भी बंद कर देगा। तो अल्टीमेट डिफ्लेशन और भी बुरी स्थिति है। अब यहाँ पे ये कह रहा है टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, क्योंकि स्थिति क्या चल रही है, स्थिति है डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा ह्रास। ठीक है, 2 रुपये की वस्तु को लोग इतने गरीब हो गए हैं कि लोग 1 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो तीनों ही यूज होता है। रेपो रेट क्या होता है, रीपरचेज, यानी कि जब बैंक्स आरबीआई से, बैंक्स जितने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, एसएफबीज हैं, जब आरबीआई से लोन लेते हैं, जिस दर पर शॉर्ट टर्म के लिए जिस दर पे लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करनी है तो बैंक्स क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, ताकि जितने बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से लोन लें और आगे जाके पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दे, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। और इंक्रीज होने का मतलब है इंजेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, तो रेपो रेट समझ लिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये परचेज वाला देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। आरबीआई क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सरकार भी शेयर्स, एक तरीके की शेयर्स इशू करती है, सरकार को भी चाहिए होता है लोन जनता से, जैसे कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है, वैसे ही सरकार भी इशू करती है। दैट शेयर्स इज नोन एज सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योर्ड है ना, कि वो पैसा डूबेगा नहीं अगर आप उसका निवेश करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, लोगों के पास क्या है, जनता के पास बहुत ज़्यादा जी-सैक है, बैंक्स के पास क्या है, जी-सैक भरा पड़ा है। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उनसे परचेज करेगा। अगर परचेज करेगा तो क्या करेगा, बदले में पैसा दे देगा। पैसा कहाँ जाएगा, जनता के पास, तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर देखता है कि नहीं लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सेल करेगा। ठीक है, और बैंक से पैसा ले लेगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब बैंकिंग का चैप्टर चलेगा तो ये आपका डिटेल में समझेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी तीनों ही आपकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनबीएफसी के ऊपर। एनबीएफसी होता क्या है, देखो ये पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो पढ़ो, नहीं तो मैंने समझा दिया है, उतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, 16 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्स भी धड़ाधड़ है, वनडे एग्जामिनेशंस भी, तो टाइम बचाना है क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी एक कंपनी है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। देखो एक संस्था जिसे नॉन बैंकिंग कहा जा रहा है, बैंकिंग यानी वो बैंकिंग की तरह काम तो कर रहा है बट पार्शली, इसीलिए उसे नॉन कहा जा रहा है, पूरी तरीके से बैंकिंग नहीं कहा जा रहा है। तो ये कंपनी है जो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सही है। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट नहीं। एनबीएफसी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी कर सकता है। देखो होता क्या है कि आपका ये पेमेंट भी नहीं करता, सेटलमेंट भी नहीं करता। आरबीआई बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स लोन भी देता है, सेटलमेंट भी करता है, डिमांड डिपॉजिट यानी पैसा जमा भी करता है। वहीं पे जो कंपनीज होती है दे जस्ट गिव लोन। ठीक है, दे नेवर डिपॉजिट मनी ऑफ द कस्टमर, दे नेवर इंडल्ज इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो सिर्फ आपके लोन्स आपका जो है उससे डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपकी सिर्फ 2 जो स्टेटमेंट है आपकी, सिर्फ एक ही सही स्टेटमेंट होगी, पहली वाली। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, कैन नॉट रिसीव। ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, रिसीव नहीं करते, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी एज बैंक डू। तो ये बैंक्स और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख लेना। लार्जली कंपनी
एक्सेप्ट नहीं करती है डिमांड डिपॉजिट, किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं करती, कोई अकाउंट जो खाता है जनता का वो मेंटेन नहीं करती है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ NBFC, ठीक है। अब कुछ आपके क्वेश्चन है IR बेस्ड, ठीक है। सेकेंड थॉमस शोल, ये न्यूज़ में था। ये जो सेकेंड थॉमस शोल है ये क्यों न्यूज़ में था? ये बेसिकली साउथ चाइना सी का पार्ट है। ये कंट्रोवर्शियल है, क्यों है? क्योंकि इसमें ना क्लेम करते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज, जैसे चाइना, फिलिप्स हो गया, ठीक है। ये आपकी कंट्रीज़ है, चाइना, फिलिप्स, मलेशिया, वियतनाम, ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा एक तरीके का ये जो आपका ये सेकेंड थॉमस शोल, ये बेसिकली आपका अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और चाइना कहता है भैया, चाइना की तो आदत है ही है कि भैया वो तो हमेशा कहेगा ये मेरी ही चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये एक सबमर्ज्ड रीफ है साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो फिलीपींस तो हमेशा ये कहता रहता है कि भैया ये मेरा है, और वो इतना ही नहीं, डिप्लॉय भी करता है स्मॉलर बोट्स टू रिपेयर द शिप्स एंड सप्लाइज टू द क्रू ऑन बोट, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, शिप वगैरह इसमें भेजी थी टू मूव दिस शिप टू दी सेकेंड थॉमस शोल। तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये स्प्रेटली आइलैंड है, सेकेंड थॉमस शोल। ये सारी कंट्रीज़ है जो अपना अपना क्लेम करती रहती है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, बस इतना याद रखना। ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में। बहुत बड़ी न्यूज़ है, टामजा ब्लू होल, ठीक है। ये न्यूज़ में था रिसेंटली। अगर आप 1 मई का देखते हैं, 30 अप्रैल का न्यूज़ देखते हैं, तो ये न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है टामजा ब्लू होल। तो ये ब्लू होल क्या होता है ये समझना है। टामजा ब्लू होल है किधर, लोकेशन कहाँ है? जो टामजा ब्लू होल है ये आपका डीपेस्ट, अभी देखो 2021 में ही ये रिसर्चर्स ने, ये साइंटिफिक जितने जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बता दिया था, उसकी खोज कर ली थी, लेकिन अभी हाल में ये डिक्लेयर हुआ है कि भाई ये सबसे वर्ल्ड का डीपेस्ट जो है आपका ब्लू होल है, 1380 फीट का, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका मैक्सिको के आपके युकेटन पेनिनसुला, वहाँ पे आपका ये टामजा ब्लू होल है। ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिको के अंदर है, ठीक है। पूछ लेगा कि कहाँ पे है, तो ये आपका कौन सी जगह पे है? युकेतन पेनिनसुला, ठीक है। ये एक अंडर वाटर सिंक होल है जो कहाँ लोकेटेड है? चेतुमल बे में, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ युकेतन पेनिनसुला। इट्स नेम मीन्स डीप वाटर इन द मयान लैंग्वेज एट ओवर 420 मीटर्स डीप। इट इज़ द डीपेस्ट नोन ब्लू होल, ठीक है। अभी इससे पहले कौन था? इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हासिल हुआ था वो सांशा योंगल ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है साउथ चाइना सी में। अब इसको रिप्लेस कर दिया है मैक्सिको के टामजा ब्लू होल ने, विच इज़ डीपेस्ट एवर डिस्कवर्ड एट 1380 फीट, रन्स इवन डीपर, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लू होल होता क्या है ये समझना है। ये समुद्र के नीचे बड़ी खड़ी गुफाएं, गड्ढे और सिंक होल होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनसे सटे हुए आपके समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी जो गुफाएं हैं, गड्ढे हैं, उसे ब्लू होल कहा जाता है। इनका निर्माण समुद्री जल और चूना पत्थर के मिलने से होता है। ब्लू होल में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और पानी का रंग गहरा होता है तथा सूर्य का प्रकाश केवल उनकी सतह पर ही चमकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। इन कारकों के बावजूद ये आमतौर पर कोरल, समुद्री कछुए और व शार्क सहित कई प्रकार के पौधों और समुद्री जीवों का घर भी है। सो ब्लू होल्स ऑल्सो नोन एज कास्ट फॉर्मेशन आर जियोलॉजिकल वंडर्स फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल dissolution of soluble bedrock such as limestones or gypsum, which is resulting in the creation of vertical caverns submerged beneath the ocean surface। बहुत बड़ा गर्त जिसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के कंटेक्स्ट में है। हम सभी को पता है जब प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप की तारीफ की थी और वहाँ का कंपैरिजन मालदीव से किया था कि भाई हमारे भारत के लोग मालदीव्स में जाते हैं, एज अ टूरिस्ट प्लेस है, हम सब जानते हैं, तो भैया लक्षद्वीप घूमिए, भारत के क्षेत्र को भी घूमिए, वहाँ का भी आनंद लीजिए, मालदीव से कम नहीं है। तो बहुत बवाल हुआ था मालदीव्स के लोगों ने। आपको पता है मालदीव्स में मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम्स हैं, उनको तो पहले ही ये एक नेगेटिव कैनोटेशन होता है कि जब से हमारी बीजेपी, एक परसेप्शन बना हुआ है, जबकि ये गलत है, ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया हमेशा मालदीव्स के साथ रिलेशन अच्छा रखता आया है। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो प्रो चाइना है, ठीक है, तो काफ़ी रिलेशन बिगड़े भी, लेकिन हाल में जो वहाँ के कांग्रेस लीडर हैं वो हमारे भारत के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशन अच्छा बनाने के लिए, और क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हमारा रिलेशन ख़राब होता है तो उन्हें हमसे ज़्यादा, हमें नुकसान इतना नहीं होगा जितना उन्हें नुकसान होगा। तो उसके रेफरेंस में आपको बताना है। इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव्स इन 2022, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एसेंशियल कमोडिटीज़ कैन बी एक्सपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द 1981 ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो भाई ये सही बात है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, लेकिन जब से ये हमारे आए हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, इन्होंने इतना भी कहा कि हमने इनको मिलिट्री पर्सनल सिक्योरिटी भी दे रखी थी। इन्होंने कहा कि वो भैया कंप्लीटली रिपेट्रेशन कीजिए, 88 हमें नहीं चाहिए कोई भी इंडियन मिलिट्री हमारे देश के अंदर। और भी ज़्यादा हार्श जो उन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई, जिससे कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बिगड़े। बट उसके बाद मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी ने हमें अप्रोच किया कि भाई मालदीव्स के लिए जो उसकी इकॉनमी के लिए इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये 1981 में शुरू से ही हमारा ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था। पिछले कई सालों में हमने उनके साथ ज़्यादा ट्रेड, उनकी इकॉनमी को बूस्ट हमारी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट भी सही थी कि भाई इंडिया इमर्ज्ड एज मालदीव सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2022 एंड द लार्जेस्ट इन 2023। सोचिए इतना इकोनॉमिकली बेनिफिट होने के बाद भी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कितना बवाल मचा दिया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब कुछ अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये वनडे एग्जामिनेशंस के प्योरली, तो सिर्फ रटना है। अभी हाल में जो करंट प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, वो कौन है? सीधा भैया आरवी अशोकन है, याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। बीसीजी वैक्सीन, ये यूपीएससी भी पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द बीसीजी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस लॉन्च्ड इन द नेशन वाइड कैंपेन इन इंडिया? तो भाई ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन जो लगा था उसके अगेंस्ट में, वो भारत के किस ईयर में लगा? वो आपका 1951 में लगा, ठीक है। थोड़ा ट्यूबरक्लोसिस पूरा पढ़ लेना। पीएम स्वनिधि इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स? टेक्सटाइल, डोमेस्टिक, फिशरमैन, स्ट्रीट वेंडर्स। पीएम स्वनिधि जिसको भी फुल फॉर्म पता होगा वो सही से तुरंत आंसर लगा देगा। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे लॉन्च हुआ, जो जब कब लॉन्च हुई? 2020 में। एम था टू प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 जब आया तो उस पेंडेमिक में बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी हुई हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुई। तो सबसे जो भारी मात्रा पे इम्पैक्ट पड़ा था वो जो गली के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि उनका घर बैठना शुरू हो गया था भैया, वो तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके काम को बूस्ट करने के लिए ये फैसिलिटी, ये स्कीम, ये योजना लॉन्च की गई, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा लेट आर्टमीज प्रोग्राम, या आर्टमीज प्रोग्राम जो है इसके तहत यूएस एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे मून में, ठीक है, वुमेन भेजी जा रही है। ये कब तक जो है वो भेजा जाएगा? सबसे पहले ह्यूमन अगर बात किया जाए चांद पे गया था 1972 में। तो ये नासा जो है फर्स्ट वुमेन लैंड होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, ठीक है। ये होगा आपका 2026, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। थॉमस कप जो है वो किस टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है? बैडमिंटन। बस जी, बस यहाँ तक ख़त्म होता है आज का करंट अफेयर। तो इसमें हमने यूपीएससी के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कवर किए, आईआर क्वेश्चन कवर किए, कुछ हमने वनडे के प्योरली देखे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के लेक्चर में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक तो आप अपना कमेंट भी बता सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एडिट और ऐड सम वैल्यूज इन द करंट अफेयर सेशन, यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।